बाकियों को मैसेज कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ सो to overcome the problems of hydrolysis, which solubilize sodium oxide and potassium oxide, is simple, and it involves reducing the proportions of sodium oxide and potassium oxide in the material. And the other thing is the avoiding stress. Tooth preparation for all porcelain crown needs to be designed to reduce the possibility of producing areas of high stress within the finished restoration. Again, internal angles, line angles, rounded. No areas of sudden change in thickness of porcelain. Steps नहीं बनने चाहिए उसके अंदर. Gingival finishing margin should be smooth. Shoulder. Smooth shoulder without steps. Shoulder का मतलब क्या होता है? कंधा. जिस तरह आपका कंधा है ये, एकदम से अगर हम इसको करें यूं, इस तरह से शोल्डर हो जाएगा ना. ये कैसे शोल्डर बताएं आपको? ये देखें, किसी चीज का शोल्डर हम ये बना रहे हैं ना, ये इस तरह से शोल्डर बनेगा ना. ये मैं दोनों हाथ आपको बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री के ऊपर ये शोल्डर होता है. समझ आ गई जी? तो दांत के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा तो स्ट्रक्चर है, तो ये फिनिश हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये इस जगह पे शोल्डर बना देंगे. इनको मैं इधर ही कर लूं कि ये आते जाते आ रहे हैं. अच्छा जी, तो शोल्डर होगा लेकिन उसमें स्टेप्स नहीं होने चाहिए. ठीक है जी. नाउ फिनिशिंग एंगल शुड बी 90 डिग्री टू द रूट सरफेस. रूट सरफेस क्या है? रूट सरफेस सीधी होगी, उसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगा. Done. Crack, as already described, that fracture in ceramic materials occurs through crack initiation. So, if we are allowing a crack to grow, the crack tip must be placed under tension. तो टेंशन का अपोजिट क्या होता है? कंप्रेशन. नाउ वन मेथड इज to generate compressive stresses in these regions where we see the tension. And this can be achieved. जी मुस्कान, क्या कहना चाहती हैं आप? सॉरी सर, कुछ भी नहीं, वो मेरा माइक ऑन था. सॉरी. ठीक. So crack propagation starts from the material if it is under tension. So we have to generate compressive stresses in that region, and this can be achieved through two mechanisms. First is the strengthening can be used, involves soaking the fired material in a molten salt in order to allow ion exchange at the surface. If sodium ions
are partially replaced by potassium ions. So potassium ions are bigger and occupy a greater volume, so they can effectively create compressive stresses in the surface layer of the material. But these materials cannot be carried out in your clinic. They can be carried out in dental laboratory by using an ion exchange paste, which is painted onto the surface of the restoration. Yeah. ये मैसेज जो मुदस्सर कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है। अब मैं मैसेज तो नहीं आप लोगों के देख सकता ना, मुझे ये अजीब आदत होती है कि आप इधर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप उधर मुझे मैसेज करना शुरू कर दो। नाउ एक्सक्यूज मी सर, जी सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई है कि मतलब सोडियम आयंस को रिप्लेस करते पोटेशियम के साथ ताकि स्ट्रेंथनिंग हो। जी हाँ, पोटेशियम आयन बड़े होते हैं ना, उसकी स्ट्रेंथनिंग करे तो सर तो पीछे जब तो वो बड़े होते लिखा है हैं कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, तो हम्म, वो क्रैक उसकी वजह से क्रैक इनिशिएट होता है, तो हम फिर क्यों रिप्लेस करते हैं सोडियम को पोटेशियम के साथ? वो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो तो उसके अंदर होते हैं ना, वो तो बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वहां पे क्रैक पड़ा हुआ है। हमने उस क्रैक को रोकने के लिए, ये उन सूरतों में है कि क्रैक हमें कहीं पे नजर आ रहा है तो हमने उसको रोकना है, तो उसके लिए हम ये चीज कर देते हैं। समझ आ गई? क्रैक टिप अगर है वहां पे हमें कोई पता चल गई है सर तो फिर हम ये चीज करते हैं, वरना हर एक के साथ ये चीज नहीं होती। ठीक है, तो उसको हम पेंट कर देते हैं, वो बड़ा होता है, तो जब बड़ा चीज, जब छोटी की जगह पे बड़ी चीज जाएगी तो वो टेंशन नहीं डालेगी, उसके अंदर कंप्रेशन कर देगी उसको नीचे की तरफ। और हमने कहा है कि जो है नीचे वहां पे आ गई ना क्रैक टिप, जो है वो नीचे अंदर वाली सरफेस पे है, तो वहां पे उसको वो कंप्रेस कर देगी, वो उसको ऊपर आने ही नहीं देगी। ठीक है जी। ठीक है सर। यस सर। नाउ this ion exchange procedure is achieved through placing the treated ceramic material, the paste which we have applied, into a dental laboratory oven to achieve the diffusion of the materials. सोडियम की बजाय पोटेशियम का जो डिफ्यूजन हो जी, वो वहां पे फर्नेस में होगा। The other one is the thermal strengthening. अब हमने दूसरी तरफ उसको थर्मली स्ट्रेंथ करना है। सेकेंड मेथड जो होगा थर्मल स्ट्रेंथिंग involves putting the outer layer into compression through thermal strengthening. How? As we already knows that the surface layer solidifies first, and because it cools more rapidly, the inner surface is much hotter than the surface, and it cools not rapidly but slowly and gradually. And as the material is poor thermal conductor, so inner part of the material remains liquid for longer, and when this inner material solidifies, it shrinks and sets up a compressive stress in the outer layer. So this method of strengthening automatically occurs during the initial firing of the ceramic or during ये खदीजा आपका ये माइक चला। I'm so sorry, sir. अच्छा, or during subsequent heat tempering. Now alumina and metal, अब एक नया जिसको कहते हैं कटा खुल गया है कि ये क्या चीज आ गई है। अच्छे भले चल रहे थे,
एलुमिना जो है वो किस लिए डाला जाता है? पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है पोर्सलीन की हमारे पास. So to improve these properties, these poor mechanical properties, we have to use alumina or metal supporting structures. So they produce hardness. And what is hardness? Hardness is ability to resist forces of abrasion. Abrasion की हमारे पास वो है ना definition. Ability of a material to resist scratches. यही आती है ना कुछ. Now, porcelain have a potential to abrade the opposing teeth. Wear of enamel by ceramic restoration cannot easily be predicted by the hardness of the ceramic. And extremely hard ceramics seem to produce lower enamel wear compared with the soft material or softer material. कुछ लोगों के दांत आप बनाए होंगे, आपने देखे होंगे, उन्होंने पोर्सलीन लगाई होगी, उनको कुछ नहीं हो रहा होगा. कुछ उन्होंने लगाए होंगे, नीचे वाले दांत बिल्कुल ही गर्क हो जाते हैं. पोर्सलीन खा जाती है उनको, मतलब वो उनको एब्रेड कर देती है. चलिए. Shape of crystalline inclusion within the ceramic appears to be the important factor in determining the abrasive potential of a ceramic material. So that is why we are going to polish and glaze the ceramic material before placing it into the mouth. Appearance of ceramic restoration always depends on surface glass. Surface glass is achieved through the polishing or the glaze. Polishing is difficult due to the hardness, but different porcelains also respond differently to abrasive polishing. So polishing is not indicated. Nowadays, modern polishing materials are there, but abrasive polishing is not indicated. Glaze is indicated and required. It is a fully controlled polishing. If we have a fine abrasive and pumice is a fine abrasive, it will give a satisfactory surface for some materials, but not always. And clinically, we have seen that polished porcelain accumulate more plaque than a glazed surface. And it is advisable that porcelain at crown margin should be glazed whenever it is possible. Insulator, it is insulator, excellent thermal properties and particularly good thermal insulator. And it is of importance that we have removed much amounts of enamel and dentine, and we are going to replace the residual layer of dentine, which is of minimal thickness and which can transmit, which is not insulator, which can transmit the stimuli. Now, correctly formulated porcelain is very resistant to chemical attack and unaffected by
wide range of pH which are obviously in present in our mouth. एक मिनट जी, जरा ये भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। Now alumina inserts and aluminous porcelain. Already described that porcelain is brittle, which limits its uses. So to improve its its properties, several methods are there, which also prevent the formation of propagation of cracks on the inner surface of porcelain restoration. As cracks already or always most of the time present in the inner surface, one approach is to use a core of pure alumina on which the porcelain crown is constructed. Same like we have used the platinum file. So we have to make a alumina जी क्या core. core. Thank you. Now alumina is a very hard opaque material, due to which these properties, it is less susceptible to crack propagation than porcelain. And the other approach is, ये हमारे असल में लफ्ज कुछ ज्यादा लंबे हो जाते हैं, अप्रोच से अप्रोच हो जाता है। हमारे एक टीचर थे तो वो कहते होते थे, जब भी हम उससे बात करते हैं, को इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, तो प्योर को पेवर कहते होते थे। उन्हें कहते सर जी तो गुजारा करें, वो कहते यार असल में बस जिंदगी गुजर गई है, अब क्या करें, कहते पेवर ही है, ठीक है। हमने कहते ठीक है, तो आप भी गुजारा करें, अप्रोच हो गई है। एलुमिना को हम दोबारा किसी और चीज में कैसे यूज करते हैं? यूज ऑफ प्योर एलुमिना इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट कैसे करेंगे? जिस तरह हमने कंपोजिट में हमने डाल दिए थे, क्या डाल दिए थे? इंसर्ट है ना, इंसर्ट तो किसी तरीके से भी हो सकते हैं। अगर हम इसको बहुत बारीक करके डाल दें तो एज अ फिलर हो जाएगा। तो दूसरे इंसर्ट कैसे हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल शीट्स ऑफ एल्यूमिना। तो यूजुअली पैलेटल साइड पे अगर हम कोई ऐसी चीज डाल दें जो कि ओपेक हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो स्मॉल शीट्स ऑफ एल्यूमिना placed palatally in a crown in order to strengthen without impairing the appearance. हालांकि अगर पैलेटल साइड पे आदमी कहे कि अगर ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस अंग्रेज हैं, आप भी समझते रहें बस। And then the powder alumina added to porcelain to achieve a significant strength. They act as crack stoppers and preventing the propagation of crack throughout the body of the porcelain due to their mechanical properties and compatibility with porcelain. Porcelain और उसकी जो compatibility है, जितने ये दोनों मटेरियल जो है इनकी वैल्यूज जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों बहुत ही नजदीक है, लेकिन जो है स्ट्रेंथ जो है की वो बहुत ज्यादा है, वो एल्यूमिना की। इस वजह से इसके अंदर मिसमैच कोई नहीं आता और क्रैक प्रोपगेशन जो है उसको एल्यूमिना स्टॉप कर देता है। स्ट्रेस फ्री इंटरफेस कहां पे आएगा जी?
ये आएगा between the alumina particles and porcelain, and it encourage crack propagation around the alumina particles. encourage होगा क्या? not to encourage this stress free zone, not encourage crack propagation. मैं encourage कर गया हूं तो not encourage crack propagation around the alumina particles. So attempts were made to improve the properties of porcelains with those materials which are not compatible, which have different moduli and different, क्या था दूसरी चीज? दो ही तो चीजें हैं, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जी हाँ, तो जब वो मिसमैच आ गया तो फिर उसमें क्या हुआ? अनसक्सेसफुल रहा वो सारा कुछ, because crack propagates around the reinforcing material, which is unlikely to occur with the alumina. ये आ गई जी पिक्चर। ये आप लोगों को किसी ने दिखाई है कभी पिक्चर? जी, आप लोगों ने बुक में ये पिक्चर देखी है या पहले लेक्चर्स में देखी है ये? नो सर। आप लोगों ने मेरे ख्याल से 2 मरतबा तो आप इस चैप्टर का टेस्ट दे चुके हो। सर वो मैम स्लाइड से करवाती हैं, आप बुक फॉलो करते हैं तो मैम की अपनी मतलब सारा होता है ना, आउटलाइन वगैरह होती है, तो उसमें ये वाली पिक्चर नहीं थी स्लाइड में ये नहीं थी? अच्छा नो सर। अच्छा, ये आपकी बुक में है। इसकी कुछ समझ आती है आपको? जी, कुछ समझ आ रही है इस पिक्चर की कि नहीं? सर्कुलर पार्टिकल्स की वजह से क्रैक प्रोपगेशन रुक गया है। तो फिलर कौन से पार्टिकल हैं? इसमें फिलर तो कोई है ही नहीं है, लेकिन हमने फिलर की तरह कहा है। नहीं, सिलिका नहीं है, एलुमिना। ये एलुमिना, एक ये में एलुमिना एलुमिना है, पार्टिकल, ये एलुमिना है। उससे स्टॉप हो रही है और दूसरे में हो रही नहीं, है। ये एलुमिना पार्टिकल्स है, ठीक है। ये क्रैक शुरू हो गया, ये ठीक है जी। ये दूसरे पार्टिकल है, ये एलुमिना नहीं है। ये फिलर पार्टिकल कोई और है, कुछ और किया गया, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसके साथ नहीं मिलता, मिसमैच है। तो अब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन दोनों का मिसमैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्रैक आया, यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि ये जो है इसने उसको क्या किया, थर्मल एक्सपेंशन इसकी उससे ज्यादा या कम हो गई इससे। तो क्या हुआ, इसके लिए एक रास्ता बन गया। तो वो इधर से क्रैक आगे चला गया, इसको बाईपास करते हुए फिर आगे चला गया, दूसरे से टकराया, वहां पे फिर यही चीज आई और फिर वो इधर से बाहर निकल गया, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी थर्मल एक्सपेंशन इसका एक स्टेबल है ना। तो ये जो है से आप ये देख लें, इसका है तकरीबन थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो है, आप आसानी के लिए समझें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। और इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो अब 100 वाला अगर इधर आता है तो यहाँ पे इस 150 वाले को तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वो टेम्परेचर ही नहीं पहुंचा। तो ये क्या होगा, ये इसके इस तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वही इसका अपनी मैट्रिक्स है, उसके बाद ये दूसरा आया, उसके ऊपर भी ये साइड से गुजर जाएगा, क्योंकि 100 पे तो हो ही नहीं रहा। बिलफर्ज अगर हम 100 नहीं करते, हम इसको 80 कर लेते हैं। 80 इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इसका 100 है। तो 80 में क्या होगा, ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 100 पे जा रहा है, तो ये तो 80 पे एक्सपैंड कर गया। एक्सपैंड करने से तो इसने उसके लिए और इधर धक्का दे दिया इसको,
तो क्या होगा, इधर उसके लिए ये जब वापस आएगा, जब वो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ये तो फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा ना। ये तो नहीं है ना कि वही 80 वाली जगह पे रहेगा, ये फिर वापस अपने उस पे आ जाएगा। तो जो ही ये वापस आएगा तो यहाँ पे उसके लिए एक अच्छी खासी जगह बनी होगी, ये क्रैक यहाँ से सीधा वहां पे निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी सर अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एलुमिना है, ये कैसे स्टॉप कर रहा है? यहाँ पे ये है जी कि वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसका कोएफिशिएंट भी 100 है, इसका भी कोएफिशिएंट 100 है। क्रैक आया, यहां पे आके लगा इसके साथ, अब दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो सेम है। अब ना इसने बढ़ना है ना इसने कम होना है, तो क्या होगा, ये क्रैक यहीं का यहीं पर रुक जाएगा, ना तो ये बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। क्लियर हो गई बात? से 80 के ऊपर इसने कुछ नहीं होना, अगर 80 पे जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, जितना ये कम होगा उतना ये भी कम होगा, तो ये क्रैक यहीं पे रहेगा, ये उससे आगे पीछे नहीं होने वाला। ये होता है एलुमिना का सारा प्रोसेस। अब बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जी यस सर। हो गई, क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. चलें जी, शुक्र है। अब ऐसा है कि हम आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत ही थोड़ा टाइम होगा और उसके बाद आप लोग जो ही भागते हैं वो फिर अगले हफ्ते तक नजर भी नहीं आते। तो वालेकुम अस्सलाम जी। अरे वकास के साथ मोबाइल नहीं है तो मैं और वकास साथ बैठा हूँ ना सर। ये वकास कौन है? हम इधर साथ मेरे बैठे पास जो है ना तो इसलिए अटेंडेंस आप लोगों की पता कितनों की आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 लोगों की आ रही है और टोटल 17 लोग हैं आप। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या कर रहे हैं आप। 17 लोग वकास फारूकी और जुनेद जी। अहमद और वकास फारूकी दोनों है ना एक नेम पे। वकास फारूक, वकास अहमद फारूकी। जी जी अच्छा सही, फारूकी जी सर। ठीक है जी। और कुछ जनाब? ये वकास साहब फारूकी साहब हो गए। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं जी एल्यूमिनस पोर्सलीन। सीधी सी बात है, जिस पोर्सलीन में एल्यूमिना होगा उसको हम एल्यूमिनस पोर्सलीन कह देंगे। एल्यूमिनस पोर्सलीन आर दोज which contain alumina. Alumina content is 40%. Mechanical properties are better, but appearance is opaque. Usually used inner core and inner region, usually the area where crack propagation occurs, and it needs reinforcement. Now, a matched expansion veneering porcelain is baked onto the surface of the high alumina material to give the finished restoration. उसी तरह की मिलती जुलती, ये नहीं है कि कोई दूसरी, वो तो फिर फायदा ही कुछ ना हुआ ना। तो वो एल्यूमिनस पोर्सलीन जो होगी, जो हमने पीछे जो कोर या वो दूसरी वो की है उसके साथ मैच करती पोर्सलीन हम बेक कर लेंगे सरफेस पे हाई एल्यूमिना मटेरियल के ऊपर। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ वैल्यूज एल्यूमिनस पोर्सलीन ये एक्सीड करती हैं 110 मेगापास्कल्स को, जबकि दूसरी जो है वो सिर्फ 80 MPa पे होती हैं, जो कि अनरीइंफोर्स्ड मटेरियल होगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ वैल्यूज अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं आप, अनरीइंफोर्स्ड पोर्सलीन जो है 72 120 है,
एल्यूमिनस पोर्सलिन की 120 to 80 है, कास्ट ग्लास सिरामिक 100 to 150 है, सिंटर्ड एल्यूमिना कोर सिरामिक जो है 400 to 600 चली जाती है, सिंटर्ड एल्यूमिना विद जरकूनिया 800 पे चली जाती है, प्रेस्ड ग्लास विद ल्यूसाइट ये 120 to 180 चली जाएगी। एट्रियम टेट्रागोनल जरकोनिया पॉलीक्रिस्टल्स 900 to 1200 सबसे ऊपर। कोर सिरामिक के लिए जो मिनिमम हमें चाहिए एमपीए फ्लेक्सो स्ट्रेंथ की वो 100 होगी, और मिनिमम डेंटिन इनेमल सिरामिक के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड है 50। नाउ sintered alumina core ceramic, that is in Ceram। 5 मिनट है, देखते हैं अगर हम कर सकते हैं। इन सीराम आज पढ़ लेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे। फर्स्ट स्टेज इन प्रोड्यूसिंग restoration involve the formation of a duplicate die using a special plaster। ठीक है जी, ये डुप्लीकेट डाई हमने बनानी है सबसे पहले तो। फिर उसके बाद एन एल्यूमिना स्लिप प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्यूमिना पाउडर एंड वाटर पेंटेड ऑन टू द डाई। ये किसने पूछा था जी स्लिप के बारे में कि जी हमें स्लिप वगैरह का पता नहीं, आप बताएं। जी स्लिप का कुछ पता है किसी को? स्लिप किसको कहते हैं? सोए हुए सारे? बहुत अच्छा जी। कोई क्लासरूम में आया भी कि नहीं? लगता है सारी बस अटेंडेंस करने के बाद भाग गए। जी बीबी आप बता सकती हैं कुछ? सर थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या चीज? स्लिप बोलेंगे थिन शीट जो मतलब उसका स्लिप। ओरिजिनल स्लिप किसको कहते हैं मुझे ये बताएं। सर वो तो फीस की स्लिप होती है, ये तो बस याद आ रही है। स्लिप कहते हैं ना, बंदा गिर जाता है किसी स्लिप हो लेयर को गया। कहते होंगे। स्लिप थिन बंदा, लेयर जो मतलब मैं वही बताऊं, बंदा गिर जाता है ना स्लिप हो जाता है। अच्छा तो ये वही स्लिप है। इसके ऊपर आप किसी भी सोल्यूशन में, जैसे आप एक चम्मच लें, उसको शहद में डालें और उसको बाहर निकालें तो वो शहद क्या स्लिप कर जाता है ना सारा उसके ऊपर। तो ये वही एल्यूमिना स्लिप है जिसको पाउडर एल्यूमिना के साथ और पानी से मिला के उसको पेंट कर दिया जाता है। ठीक है सर लेयर को ही कहते होंगे ना। थिन सी लेयर ही होती है ना, वही है ना। लेकिन इस स्लिप का ओके। तरीका ये होता है कि इसमें डिप करके हम बाहर निकालते हैं चीज को। जैसे अगर आप लोगों ने ये पोर्सलीन कह सकते हैं हम, जैसे ये आपने ये अगर किसी ने बनते हुए देखे हो, ये क्या होते हैं, ये सिंक वगैरह जो नहीं होते घरों में, जो सिंक जिस पे आप खड़े होकर हाथ मुंह धोते हैं, वो सर ये होते हैं। इनके ऊपर ये नीचे पोर्सलीन ही होती है, ये आम सादा ये होता है आपका प्लास्टर, उसके ऊपर ये एक स्लिप, एक थिन सी लेयर चढ़ा दी जाती है बाय डिपिंग। इसको स्लिप कहते हैं। नाउ अब क्या होगा जी, मॉइस्चर जो होता है, स्लिप जो होता है, उसकी स्लिप का जो है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लास्टर। तो वो उसको क्या कर लेता है, प्लास्टर जो होता है नीचे, उसको जो हमने हमारी डाई है उस वो प्लास्टर उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है, जो कि स्लिप के अंदर जो मॉइस्चर होगा। एंड इट लीव अ लेयर ऑफ एल्यूमिना पाउडर which is ideally 0.5 millimeter thick. Now it is sintered by firing at 1120 degree centigrade for 2 hours. अब sintered का क्या मतलब है? sintered का मतलब इकट्ठा करना।
यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ सेंटरिंग हो रही है। आपने रखा उसको हीट में वो सारा श्रिंक होके आपस में एक दूसरे के साथ चिपक गया, बस ये सेंटरिंग है। सेंटरिंग बाय फायरिंग एट 1120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ दिस फायरिंग मेक्स अ श्रिंक डाई मटेरियल। हमने पहले डाई बना के डाई के ऊपर हमने मटेरियल डाल दिया, वो क्या है, उसको स्लिप चढ़ा दिए। तो डाई मटेरियल जो था वो हमारा, उसके अंदर पानी आ गया, ठीक है जी। और उसके ऊपर फिर जब हमने उसको फायर किया तो ये डाई मटेरियल जो था वो श्रिंक हो गया, थोड़ी सी डाई हमारी क्या हो गई, श्रिंक हो गई। जब डाई श्रिंक हो जाएगी